नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने हिंदुस्तान की धरती को, भारत को और अमेरिका की धरती को देखा। वो भी दौर देखा आज़ादी के बाद का, वो नेता लोग देखे। और आज भारत का राजकारण और नेताओं को देखता हूँ और अमेरिका में नेताओं को देखता हूँ। मैंने सोचा चलो आज राजकारण खेल खेल दे। लोग कहते हैं कि आप प्रेजुडाइज रखते हो। मैंने 60 साल से साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, कितनी सारी संस्थानों में, लायंस क्लब, टेक्सटाइल में, क्लासेस में कितने सारे लड़के पढ़ाए। बैंक में एमडी रहा, लायंस क्लब में और यहाँ भी एसोसिएशनों में, सब जगह देखा। सभी जगह राजकारण वो मेरा एक स्वभाव हो गया है इंडियंस वाले का। यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं आप कौन सी जात के हैं, आप क्या करते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। किसी को कोई उम्र नहीं पूछता, किसी को पूछते नहीं आपकी आमदनी कितनी है, आपने क्यों इससे शादी की, क्यों इससे डाइवर्स लिया, क्यों आप ये करते हो। इस देश में कभी कुछ कोई पूछते नहीं है। न्यूयॉर्क में घूमेंगे तो पूरा विश्व के सभी लोग आपको दिखाई देंगे। और अभी एक दशक में जिस तरह से राजकारण भारत में मोड़ दे दिया और जिस तरह से सत्ता की भूख इन लोगों ने एक पैटर्न से जीतने की बना दी है, और जीतने की, धन प्राप्ति की, सत्ता की जो भूखे लोग हैं, जो 1980 के बाद सत्ता में आए, 2000 के बाद सत्ता में आए, इन और जेपी आंदोलन, अन्ना केजरीवाल आंदोलन, और उसका जो दुरुपयोग किया, फायदा भी उठाया है। तो ये जिस तरह से एक पैटर्न से उत्तर में 2/3 बहुमत से ये पक्ष जीतता है, वो पक्ष नहीं जीतता है, वो करिश्मा नहीं जीता है, वो एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है जीतने का, जिसमें पूरी मशीनरी का उपयोग कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि करिश्माई नेता नहीं, करिश्माई कोई नेता नहीं होता है। करिश्माई अटल बिहारी वाजपेयी जो लोकशाही में मानते थे, करिश्माई जवाहरलाल नेहरू थे, करिश्माई वो राजकारणी नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन था, वो करिश्माई थे। तो सत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका आज वो पक्ष है, वो उसका पक्ष नहीं है। आज जो पक्ष है वो भ्रष्टाचारियों को अपने आप में 90% सभी पक्षों में से आराम को इकट्ठा करके सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया है। स्टॉकहोम सिंड्रोम यानी भेड़ों को कसाई से बेपनाह मोहब्बत, एक आर्टिकल्स पढ़ा। न केवल कसाई बल्कि उसके कुत्तों से भी, जो वाड़े की रखवाली करता है, कोई भेड़ भाग न जाए और कोई भेड़ को यहाँ से ले न जाए। आज यही हालत है। जबकि जब भेड़ कटती है तो मालिक उसके मांस को कुत्ते के साथ शेयर करता है। यही आज का राजकारण है। किसने लिखा है? सन 1973 स्वीडन का शहर स्टॉकहोम, एक बैंक और कुछ बंधक, एक दिन 6 दिन तक बंदूक की नोक पर खौफ
में जीने के बाद जब वे बंधक रिहा हुए, 6 दिन तक बंदूक की नोक पर खौफ में जीने के बाद जब वे बंधक रिहा हुए तो दुनिया हैरान रह गई। वे अपने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ गवाही देने के बजाय उनके प्रेम में पड़ चुके थे, उनके बचाव में खड़े थे। आज वही भारत का राजकारण में हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस कांग्रेस पक्ष को जिन लोगों ने तोड़ के अपना पक्ष बनाया सत्ता के लिए, आज उनका ही खात्मा हो गया। और खात्मा करने वाले वो लोग हैं जो आज वो पक्ष में से ही अंदर गए हैं। वही लोग जो मैंने बताया, वे अपने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ गवाही देने के बजाय उनके प्रेम में पड़ चुके थे और उनके बचाव में आज खड़े हैं। मनोविज्ञान ने इस अजीबोगरीब स्थिति को स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम दिया। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह सिर्फ चंद लोगों की मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं बल्कि एक पूरे समाज की सामूहिक नियति बन जाएगा। आज भारत की 140 करोड़ की प्रजा की सोच में यही सामूहिक नियति बन गई है। आज करोड़ों नागरिक एक अदृश्य कारावास में बंधक नजर आते हैं। महंगाई का फंदा, बेरोजगारी का फंदा दिन कस रहा है। युवाओं की डिग्रियां रद्दी के भाव हैं और न्याय की चौखट पर आम आदमी की एड़ियां घिस चुकी हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, पीड़ा जितनी गहरी हो रही है, व्यवस्था और शासक के प्रति प्रेम उतना ही अंधा होता जा रहा है। वो आज की राजकारण की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है। अगर मैं कहूँ कि ये गलत है तो ये लोग 90% कहेंगे आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है। जब विदेशी ताकतों ने हमारा शोषण किया तो कम से कम हमें पता था कि वे लुटेरे हैं। हम लड़े क्योंकि हम सच जानते थे। लेकिन आज का ये स्टॉकहोम सिंड्रोम कहीं अधिक खतरनाक है। हाँ, इंदिरा गांधी की कटोकटी में ये स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं था। लोग जानते थे, लोग कहते थे कि गलत है, बोलने की हिम्मत थी। आज वो हिम्मत गायब हो चुकी है। आज स्टॉकहोम सिंड्रोम में पूरी भारतीय, उत्तर भारतीय प्रजा आ चुकी है। उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम में परिवर्तित हो गया है। यहाँ शोषक पहले आपकी थाली से सब्जी और रोटी छीनता है, रोजगार के अवसर निगल जाता है और फिर उसी आम आदमी के टैक्स के पैसे से उसे मुट्ठी भर मुफ्त अनाज देकर अन्नदाता और तारणहार बन जाता है। आज 80 करोड़ लोग आज अनाज पर जी रहे हैं, सरकार के अनाज पर। उनको घेटे की तरह इन वरुओं ने घेर लिया है। कुत्तों की इन्होंने कुत्ते छोड़ दिए हैं, उन्होंने शियार लोमड़ी छोड़ दिए हैं कि ये 80 करोड़ लोग बाहर नहीं निकल सके, आंदोलन नहीं कर सके, सोच नहीं सके। पहले वे उनको बताया गया कि आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। उनको बताया जाए कि स्विस बैंक में से सब कुछ आ जाएगा। उनको बताया गया कि अच्छे दिन आ जाएंगे। उनको बताया गया कि $1 का भाव 40 रुपया हो गया। उनको बताया गया कि पेट्रोल का भाव 40 रुपया हो जाएगा। और ये जो सिंड्रोम्स आज काम कर रहा है, पहले वे अपनी दोनों टांगे तोड़ते हैं, फिर एक सरकारी योजना के तहत ढोल नगाड़ों के साथ आपको वैसाखी थमा देते हैं और तब दर्द से कराहता हुआ शोषित आदमी वैसाखी को चूमते हुए कहता है, अगर ये न होते तो हम चल कैसे पाते। एक पिता जो अपने बच्चे की स्कूल फीस या अस्पताल का बिल नहीं भर पा रहा, वह रात को खाली पेट सोकर भी सोशल मीडिया पर उस व्यवस्था का आक्रामक बचाव कर रहा है जिसने उसे
इस हाल में पहुंचाया है। पेपर लीक में अपना भविष्य जलते देखने वाला युवा उसी तंत्र के गुणगान के में नारे लगा रहे हैं। क्या यह राष्ट्र प्रेम है या नहीं है, वो आपको सोचना है। वह गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ और असहायता है, जहाँ एक ताकतवर और निष्ठुर सत्ता से सवाल पूछना इतना डरावना हो जाता है कि इंसान खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए शोषक से ही प्रेम करने लगता है। अगर वो इंसान झूठ बोलता है, इतिहास गलत बोलता है, गांधी सरदार को गाली दे रहा है, नेहरू को गाली, आज़ादी के लड़वे को गाली दे रहा है, अम्बेडकर को गाली दे रहा है, बंधारण को खत्म कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस को वोट बैंक की राजनीति में, विवेकानंद को वोट बैंक की राजनीति में, तब आप ताली बजा रहे हो। यह हमारी आत्मा की वह व्यवस्था है जहाँ हमने अपने कष्टों का कारण पूछना ही छोड़ दिया है। अन्याय करने वालों को अपना मसीहा मान लेना कोई महानता नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है, सत्ता ने हमारे सोचने समझने की रीढ़ ही तोड़ दी है। जब शासक को यह विश्वास हो जाए कि जनता उनके लिए दिए गए घावों को ही उसकी महान कृपा मानेगी, तो समझ लीजिए वह समाज अपने पतन के सबसे निचले स्तर पर खड़ा है। वह इस गहरी मूल निद्रा से जागना ही होगा। सच्चा लोकतंत्र और जन कल्याण किसी एक व्यक्ति की अंधभक्ति पर नहीं, बल्कि सत्य, निडरता और विवेक पर टिकता है। शासक कोई ईश्वर या महाराजा नहीं होता, वह केवल आपकी द्वारा चुना गया एक सेवक है। याद रखिए, जो सत्ता आपको हर दिन खौफ, अभाव और अनिश्चितता के अंदर एक कमरे में कैद रखती है, वह अगर अपनी सुविधा से एक दिन रोशनदान खोलकर थोड़ी सी धूप दे दे, तो वह आपका मसीहा नहीं बन जाती। जिसने आपके कुएं में जहर घोला है, उसी के हाथ में दवा पीने को अमृत पान नहीं कहते। सच्ची आज़ादी सिर्फ बाहरी जंजीरों के टूटने का नाम नहीं है, यह उस साहस का नाम है जो जंजीरों को जंजीर कहने की हिम्मत रखता है। इस सामूहिक स्टॉकहोम सिंड्रोम से बाहर निकलिए। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर यह कहना सीखिए कि हम तुम्हारे दिए गए कष्टों को तुम्हारा वरदान नहीं मानेंगे। हम तुम्हें अपना मुक्तिदाता नहीं, अपना नौकर मानते हैं। तुम हमारे पैसे से अय्याशी करते हो। 9,000 करोड़ की तुम हवाई जहाज में घूमते हो। तुम हर रोज 4 दफे कपड़े बदलते हो, और तुम अपनी पत्नी को भी साथ नहीं रख सकते, अपने कुटुंब को भी साथ नहीं रख सकने वाले इंसान यही कहे कि मैं महिलाओं के हक में काम करता हूँ। जिस दिन आप अन्याय को सहना बंद कर देंगे, उसी दिन एक नए और सच्चे सवेरे का जन्म होगा। उस दिन जो आपने गांधी, सरदार, इन लोगों ने जो दिलाई, शहीदों ने, जिन लोगों ने तन मन धन से आपके लिए जो योगदान दिया, वो लोकशाही आज आप मीडिया खत्म हो गई है, जुडिशरी खत्म हो गई है, संस्थानें खत्म हो गई हैं, और वो पीएमओ के ऑफिस में सब कुछ अंदर बंद कर दिया गया है। और आप जो मैंने बताया वो कौन सा सिंड्रोम, जो आपको पता होना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम जो आप स्टॉकहोम सिंड्रोम में जी रहे हैं, उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम। मैं एक एनआरआई गुजराती, देशभक्त गुजराती, आपको यही कहता हूँ, आपका देश है, महात्मा और सरदार का ये देश है। ये कोई एक व्यक्ति के बाप की और एक पक्ष की बापूजी नहीं है। ये आपके नौकर हैं, ये आपके सेवक हैं, ये आपके पैसों से पलते हुए बेईमान गद्दार लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं। उसको हटाना, उसको पाठ सिखाना, वो आपका कर्तव्य है, मेरा नहीं। यही आज का